जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस एमसीक्यू में 18 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 18 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग थर्ड शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था। ऑप्शन दिया हुआ है स्कैंडियम, दूसरा ऑप्शन है गैलियम, तीसरा ऑप्शन है जर्मेनियम, चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ कि इक्का एल्युमिनियम क्या होता है। तो उससे पहले आपको ये डिस्कस करना होगा कि जो आप सभी आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं यानी कि पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में किसी एक वैज्ञानिक का योगदान नहीं रहा है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग योगदान दिया है। और बहुत सारे वैज्ञानिक में कौन कौन आते हैं, तो आप सभी कहते हैं कि सर 4 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जिनका रोल बहुत ही अहम था। कौन कौन सा? तो पहला था सर डॉवरेनर, दूसरा था न्यूलैंड, तीसरा था मेंडलीफ और चौथा था मोसले। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी, तो मेंडलीफ ने बनाई थी। और जो आधुनिक आवर्त सारणी आप सभी पढ़ते हैं उसकी खोज किसने करा था या उसको किसने बनाया, तो आप सभी कहते हैं सर हेनरी मोसले ने बनाया। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीफ ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण करा था। सबसे पहले क्या करा था? आवर्त सारणी का निर्माण करा था। जब मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी बनाया था तो उस वक्त उन्होंने कुछ जगह को छोड़ दिया था आवर्त सारणी में, और उन्होंने बताया था कि बाद में चल करके कुछ तत्वों की खोज हो सकती है। और साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तत्व की खोज होगी उसको इस जगह पे रखा जा सकता है। लेकिन उन्होंने क्या करा था, तो जो जगह छोड़ा था वहां पे उन्होंने कुछ गुण को प्रिडिक्ट करा था, कुछ गुण के बारे में संभावना व्यक्त करी थी और बताया था कि जो हम जगह छोड़ रहे हैं वहां पे अगर कोई तत्व मिलेगा तो उसका प्रॉपर्टीज इक्का एल्युमिनियम जैसा होगा, इक्का एल्युमिनियम जैसा होगा, या फिर उसका प्रॉपर्टीज इक्का बोरॉन जैसा होगा, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इक्का सिलिकॉन जैसा होगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी मेंडलीफ ने जो अपना आवर्त सारणी बनाया उसमें उन्होंने कुछ जगहों को छोड़ दिया और उस जगह के बारे में उन्होंने कुछ गुण की संभावना व्यक्त करा और जिसके बारे में बताया कि इस जगह पे जो तत्व आएंगे बाद में चल करके तो ऐसा संभव है कि उसकी प्रॉपर्टीज या तो इक्का एल्युमिनियम से मिलेगी या फिर इक्का बोरॉन से मिलेगी या फिर इक्का सिलिकॉन से मिलेगी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि बाद में चल करके जब कुछ नए तत्वों की खोज की गई तो वहां पे ये पाया गया कि जो मेंडलीफ ने इक्का एल्युमिनियम की चर्चा करा था उसका गुण किससे मिल रहा है, तो सर गैलियम से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? गैलियम से मिल रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि सर बाद में चल करके जो गैलियम तत्वों की खोज हुई उसका प्रॉपर्टीज किससे मिला, तो इक्का एल्युमिनियम से मिला। इसीलिए गैलियम को किसके जगह पे रखा गया, तो इक्का एल्युमिनियम के जगह पे रखा गया। और साथ ही जो आपका इक्का बोरॉन है इसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच कर रही थी, स्कैंडियम से मैच कर रही थी। या आप ये भी कह सकते हैं कि सर बाद में चलकर जब स्कैंडियम तत्वों की खोज हुई तो इसका प्रॉपर्टीज किससे मैच कर रहा था, इक्का बोरॉन से मैच कर रहा था। तो मेंडलीफ ने जो इक्का बोरॉन करके रिक्त स्थान छोड़ा था वहां पे किसको रखा गया, स्कैंडियम को रखा गया। और साथ ही इक्का सिलिकॉन जो था उसके जगह पे किसको रखा गया, जर्मेनियम को रखा गया। किसको रखा गया, जर्मेनियम को रखा गया। तो मेरे मित्र आप सभी ये कह सकते हैं कि आपके आवर्त सारणी में जो आपका गैलियम तत्व है वो किसके जगह पे रखा गया है, इक्का एल्युमिनियम के जगह पे रखा गया है। जो आपका स्कैंडियम तत्व है वो किसके जगह पे रखा गया है, इक्का बोरॉन के जगह पे रखा गया है। और जो जर्मेनियम तत्व है उसको किसके जगह पे रखा गया है, तो गुरुजी इक्का सिलिकॉन के जगह पे रखा गया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब इक्का एल्युमिनियम के जगह गैलियम को रखा गया तो जाहिर सी बात है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम को गैलियम धातु के नाम से या फिर गैलियम तत्व के नाम से नामित किया गया। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे
अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में इक्का बोरोन को किस तत्व के नाम से नामित किया गया है, आप कहेंगे स्कैंडियम, और बात करी जाएगी इक्का सिलिकॉन की तो आप क्या कहेंगे, जर्मेनियम। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है। ऑप्शन दिया हुआ है आर्गन, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्टन, तीसरा ऑप्शन है नियॉन, चौथा ऑप्शन है हीलियम। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपको ऑप्शन में जो 4 तत्व दिए गए हैं उनमें से किस तत्व की आयनीकरण ऊर्जा सर्वाधिक है या फिर उच्च होता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में जिस तत्व की बात की जा रही है उसमें कौन कौन सा है, तो सर आर्गन है, और दूसरा कौन सा है, क्रिप्टन है, तीसरा कौन सा है, नियॉन है, और आपका चौथा कौन सा है, तो सर हीलियम है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये सभी तत्व जो हैं, ये सभी तत्व जो हैं वो अक्रिय गैस हैं। क्या हैं? अक्रिय गैस हैं। और अगर हम लोग इसके वर्ग के अनुसार सजाने की कोशिश करें तो हम सभी कहते हैं कि सर जितने भी अक्रिय गैस हैं सबके सब कहाँ पे पाए जाते हैं, वर्ग 18 में पाए जाते हैं। और वर्ग 18 में जो आपका पहला अक्रिय गैस तत्व होता है वो क्या होता है, हीलियम होता है, दूसरा आपका नियॉन होता है, तीसरा आपका आर्गन होता है, चौथा आपका क्रिप्टन होता है, फिर आप कहते हैं सर जेनॉन होता है, और फिर आप कहते हैं रेडॉन होता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन सभी तत्वों में किसकी आयनीकरण ऊर्जा सर्वाधिक होती है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाले सेशन में आयनिक ऊर्जा के बारे में बताया है या आयनीकरण ऊर्जा के बारे में बताया है। ध्यान में रखेंगे कि आयनीकरण ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में? इसको हम लोग इंग्लिश में आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। बहुत सारे मित्र अभी भी सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी 1 मोल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो ऊर्जा लगती है उसी को हम लोग आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि किसी भी 1 मोल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने में, हटाने में जो ऊर्जा लगती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आयनीकरण ऊर्जा होती है तत्वों की वो किस पे डिपेंड करता है। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग आवर्त सारणी के आवर्त और वर्ग की विशेषता की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनीकरण ऊर्जा घटती है, जबकि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि जो आयनीकरण ऊर्जा होती है किसी भी तत्व की, ये वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, तो सर घटता है। और साथ ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आप सभी कहेंगे बढ़ता है। क्या कहेंगे? बढ़ता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में जितने भी तत्व की बात की जा रही है दैट्स ऑल आर फाउंड इन ग्रुप 18। ये सब के सब किस में पाए जाते हैं? आप कहेंगे सर वर्ग 18 में पाए जाते हैं। और जब आप ये कह रहे हो कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनीकरण ऊर्जा जो है वो घटता है, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी वर्ग में जो ऊपर में तत्व होंगे उसकी आयनीकरण ऊर्जा ज़्यादा होगी और जो नीचे में तत्व होंगे उसकी आयनीकरण ऊर्जा कम होगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और में तो ध्यान में रखेंगे, अगर आप वर्ग 18 के तत्वों की बात करें और यहाँ पे आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आयनीकरण ऊर्जा घटेगा। तो जो आपका सबसे टॉप में तत्व होगा उसकी आयनीकरण ऊर्जा क्या होगी? आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे हम नीचे आते चले जाएंगे आयनीकरण ऊर्जा का मान क्या होगा? आप कहेंगे सर घटते चला जाएगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में जितने भी तत्व की बात की जा रही है ये सब के सब अक्रिय गैस तत्व हैं और ये वर्ग 18 में पाए जाते हैं। और वर्ग में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनीकरण ऊर्जा घटती है। तो जाहिर सी बात है अगर हम वर्ग 18 की बात करेंगे तो हीलियम हमारा सबसे टॉप पे है, तो इसका आयनीकरण ऊर्जा क्या होगा सर? सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको सर आंसर भी तो मिल गया। आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर हीलियम हो जाएगा। और हीलियम आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे,
अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आयनीकरण ऊर्जा है इसका यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम लोग इसको मापते हैं और साथ ही साथ इसको हम लोग किलो जूल पर मोल में भी मापते हैं। किलो जूल को हम लोग केजे से रिप्रेजेंट करते हैं और केजे पर मोल भी इसका क्या होता है, यूनिट होता है। तो आप दोनों ही यूनिट ध्यान में रखेंगे कि किसी भी तत्व की आयोनाइजेशन पोटेंशियल को या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं या फिर किलो जूल पर मोल में मापते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है। ऑप्शन दिया हुआ है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है पेरेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है एस्केलेनकाइमा, चौथा ऑप्शन है कोलेनकाइमा। बताइए ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। मैंने पीछे के सेशन में कई बार आपको डिस्कस करा है कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो पौधे का क्या है, तो आप सभी कहते हैं सर जटिल अस्थायी उत्तक है, जबकि जो आपका पेरेनकाइमा, एस्केलेनकाइमा और कोलेनकाइमा है वो पौधे का क्या है, आप कहते हैं सरल अस्थायी उत्तक है, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा जटिल अस्थायी उत्तक है, और आपके पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, जाइलम दिया हुआ है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जाइलम जो है वो जटिल अस्थायी उत्तक है, बाकी के तीनों जो है वो क्या है, सरल अस्थायी उत्तक है। तो सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके ऑप्शन में जाइलम छोड़ करके फ्लोएम रहता तो आप क्या कहते कि गुरुजी जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जटिल अस्थायी उत्तक कहलाते हैं, इसीलिए अगर हमारे ऑप्शन में फ्लोएम भी रहता तो सही आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर ए ही होता। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि त्वरण की बीमा डैश होती है। ऑप्शन दिया हुआ है L to the power 1 m नॉट T to the power -2, दूसरा ऑप्शन है L to the power 1 m to the power 1 T to the power 2, तीसरा ऑप्शन है L to the power 1 m to the power 2 और T to the power -2, चौथा ऑप्शन है L to the power 1 m नॉट T to the power 2। क्या होगा इसका आंसर, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आसानी से बन जाएगा। हम सबों को मालूम है कि जब भी हम लोग त्वरण की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, तो गुरुजी त्वरण इक्वल टू फार्मूला होता है dv/dt का है। तो आप सभी कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये dv क्या है, वेग में परिवर्तन, और dt क्या है, तो सर वेग परिवर्तन होने में जितना समय लगा उसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dt से रिप्रेजेंट करते हैं। तो त्वरण इक्वल टू क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, यानी कि dv/dt। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका dv है ये क्या है, तो आप सभी कहेंगे सर वेग है। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि वेग का फार्मूला क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं सर विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी कि वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय होता है। अच्छा विस्थापन क्या है, तो आप सभी कहते हैं सर ये एक प्रकार का डिस्टेंस होता है, और इसके लिए हम लोग यूनिट क्या लेते हैं, तो सर मीटर लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला में हम लोग मीटर के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो आप सभी कहते हैं सर मीटर भी तो एक प्रकार का लंबाई ही है, और डायमेंशनल फार्मूला में हम लोग मीटर के लिए एल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, समय के जगह। तो आप कहेंगे सर डायमेंशनल फार्मूला में हम लोग समय को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग समय के जगह क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसको टी को ऊपर ले जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, गुरुजी ये LT टू दी पावर -1 हो जाएगा, यानी कि आपका जो वेलोसिटी होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, LT टू दी पावर -1 होता है। यहाँ पे dv की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, LT टू दी पावर -1 रख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं सर, यहाँ भी समय ही है तो यहाँ पे भी आप t ही रख सकते हैं। मेरे मित्र इस t को आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर T टू दी पावर -1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा गौर से कि LT टू दी पावर -1 तो आपका पहले से है, इस t को आप ऊपर ले जाएंगे तो आप क्या कहेंगे सर T टू दी पावर -1 हो जाएगा। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी दोनों t जो है उसका बेस तो समान है, तो बेस जब समान है तो इसका पावर क्या होगा, जुट जाएगा, और जब पावर जुटेगा तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा LT टू दी पावर -2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मास का जिक्र नहीं है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो सर इसको हम लोग और स्टैंडर्ड फॉर्म में m नॉट लिख सकते हैं, और साथ ही साथ l कुछ नहीं है तो सर यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, और t टू दी पावर -2 लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा सर त्वरण का फार्मूला हो जाएगा। कौन सा फार्मूला, तो सर बीमीय सूत्र हो जाएगा, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपका ये सेम चीज़ आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही हलवा सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं हैं। ऑप्शन दिया हुआ है के होता है लेकिन एल और एम नहीं। दूसरा ऑप्शन है के एल एम और एन। तीसरा ऑप्शन है के एल और एम। और चौथा ऑप्शन है के और एल लेकिन एम नहीं। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं होती है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर कोई तत्व आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में मौजूद होगा, कोई तत्व आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में मौजूद होगा तो उसमें कितना कक्षा होगा? आप कहेंगे सर 3 कक्षा होगा। कितना कक्षा होगा? 3 कक्षा होगा। और मेरे मित्र नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि किसी भी परमाणु में जो कक्षा होते हैं उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अगर थोड़ा देर के लिए ये मान लिया जाए ये किसी तत्व का परमाणु है तो इसके बीच में क्या होगा? आप कहेंगे सर बीच में नाभिक होगा और इसके चारों ओर क्या होगा? वृत्ताकार मार्ग होगा। ध्यान दीजिए कि इसी वृत्ताकार मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। एक और हम लोग वृत्ताकार मार्ग बना लेते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी नाभिक से जो सटा हुआ कक्षा होगा उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद का जो कक्षा होता है उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद के कक्षा को एम से, उसके बाद के कक्षा को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा सा छोटा हो गया तो कोई बात नहीं है, अगर हम बड़ा कर देते हैं सर, ठीक है। अब इसमें एन अट जाएगा तो एम के बाद जो कक्षा होगा वो क्या होगा? एन होगा। सर इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहला कक्षा को के से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा कक्षा को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और तीसरा कक्षा को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर किसी परमाणु में 3 कक्षा है तो उसमें कौन कौन सा कक्षा होगा? आप कहेंगे सर के कक्षा होगा, एल कक्षा होगा, एम कक्षा होगा। तो आप बताइए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं हैं, आप क्या कहेंगे? के, एल और एम कक्षाएं हैं। तो सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ है, ऑप्शन दिया हुआ है सेलुलोज, दूसरा ऑप्शन है लिग्निन, तीसरा ऑप्शन है पेक्टिन, चौथा ऑप्शन है क्यूटीन। बताइए ना बनेगा? मैंने आपको कई बार बताया है और मेरे मित्र आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं तो रेगिस्तान में क्या होता है? तो सर रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, जिस वजह से जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं इसके एपिडर्मल कोशिका के ऊपर में क्यूटिकल लेयर होता है। ध्यान में रखेंगे कि जो आपका रेगिस्तानी पौधा होता है, रेगिस्तानी पौधा होता है, इसके एपिडर्मल कोशिका के ऊपर में क्यूटिकल लेयर होता है, यानी कि क्यूटिकल का परत होता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इसी क्यूटिकल परत पे क्या होता है? क्यूटीन नामक पदार्थ होता है। क्या होता है? क्यूटीन नामक पदार्थ होता है। और ध्यान में रखेंगे ये कैसा होता है? मोम जैसा होता है। और इसका मेन काम क्या होता है? तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि रेगिस्तान में पानी की किल्लत होती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर पौधा लगातार वे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करके अपने पानी को खत्म कर लेगा तो वो पौधा ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं हो पाएगा। मतलब ये हुआ कि रेगिस्तानी पौधे में जल हानि को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो प्राकृतिक रूप से इसके एपिडर्मल कोशिका के ऊपर में क्या होता है? क्यूटिकल का परत होता है, जिसमें आपका क्या होता है? क्यूटीन नामक पदार्थ होता है, जो कि आपका मोम जैसा होता है। और ये क्यूटीन नामक पदार्थ क्या करता है? तो सर रेगिस्तानी पौधे में जल हानि को रोकता है। क्या करता है? जल हानि को रोकता है। तो कोई भी आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ कि रेगिस्तानी पौधे के क्यूटिकल परत पे क्यूटीन नामक पदार्थ क्यों होता है? तो आप कहेंगे जल हानि को रोकने के लिए होता है, ताकि पौधा ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, वह परत क्या कहलाती है या फिर वह पदार्थ क्या कहलाती है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी क्यूटीन कहलाती है। दैट्स वाई हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो सेलुलोज भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखना, आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो पौधे का सरल अस्थायी उत्तक पेरेनकाइमा होता है उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? आप सभी याद रखेंगे सेलुलोज की बनी होती है। और साथ ही पौधे का जो सरल अस्थायी उत्तक आपका कॉलेनकाइमा होता है, इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सर सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है।
और साथ ही जो पौधे का सरल अस्थायी उत्तक एस्केलेनकाइमा दृढ़ उत्तक होता है उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो आप सभी कहेंगे सर लिग्निन से बनी होती है, या फिर लिग्निन के जमाव के कारण जो दृढ़ उत्तक का नुकीला छोर होता है वो क्या होता है? तो सर मोटा दिखाई पड़ता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। पेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, कोलेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है, जबकि एस्केलेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वो लिग्निन से बनी होती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? बताइए, ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं यानी कि एमई की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु की स्थिति या गति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो गुरुजी पहला होता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और साथ ही दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी गतिज ऊर्जा कहते हैं। और भाई मेरे, आप सभी ध्यान में रखना कि स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र हम लोग क्या लिखते हैं? mgh लिखते हैं, जहां पे m क्या है? आप कहते हैं वस्तु का द्रव्यमान है, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है? तो वस्तु जिस ऊंचाई पे होती है वो ऊंचाई है। साथ ही जब हम लोग गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं? हाफ mv² लिखते हैं, जहाँ पे m क्या है? तो सर वस्तु का द्रव्यमान है, और v क्या है? तो सर वस्तु का वेग है। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी किसी भी वस्तु की स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है दैट्स आर नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी भी वस्तु के गति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो आप बताओ कि स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप नहीं भी बताते तो भी हम लोग बना लिए थे। बिल्कुल सर। मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो आप ये कह रहे हैं कि यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। आप झट से कहेंगे कि गुरुजी जब आप ये कह रहे हो कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सम्मिलित रूप होता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो PE प्लस KE हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको आप KE प्लस PE भी लिख सकते हैं, आपको जैसे सुविधा लगे वैसे लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या बोला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। या आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ME इक्वल टू PE प्लस KE लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, ये चीज़ मालूम है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सर इस इक्वेशन से हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये छोटा छोटा बात भी ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही हलवा सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि एक घर में 1 महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी घर में 150 यूनिट ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, यानी कि 150 यूनिट ऊर्जा का खपत किया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन करा जा रहा है ये जो 150 यूनिट है ये जूल में कितना होगा? आप कहेंगे सर ये तो हलवा वाला क्वेश्चन है, तुरंत बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हम सबों को मालूम है कि जो हमारा 1 यूनिट ऊर्जा होता है वो किसके बराबर होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी 1 kWh के बराबर होता है। और 1 kWh में आपका कितना जूल ऊर्जा होता है? आप कहेंगे सर यह पूछने वाला बात है, हम सबको मालूम है 3.6 × 10⁶ जूल ऊर्जा होता है। तो मेरे मित्र, क्या हम 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर काहे नहीं लिखेंगे? तो भाई मेरे आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि 150 यूनिट में कितना जूल ऊर्जा होगा? आप कहेंगे सर 150 का गुना कर दीजिए किससे? 3.6 × 10⁶ से। ध्यान देंगे कि जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 10 हो जाएगा। ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर कैंसिल हो जाएगा। और 36 और 15 को गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 540। 540 गुना क्या हो जाएगा? 10⁶ हो जाएगा।
मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब यहाँ पे आप 2 अंक बाद यहाँ पे पॉइंट रखेंगे तो आप क्या कहेंगे, सर पावर में 2 बढ़ा दो। तो लीजिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में 5.40 इंटू 10⁸ जूल लिख देते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप बताओ ये वैल्यू आपका किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन बी में 5.4 इंटू 10⁸ जूल लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सर 0 लिखें न लिखें बतबा बराबर है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। ऑप्शन दिया हुआ है घर्षण, दूसरा ऑप्शन है आवेग, तीसरा ऑप्शन है तनाव, चौथा ऑप्शन है बलाघूर्ण। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 सतहों के बीच जो सतह में अनियमितताएं होती है उसके चलते क्या उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जो अनियमितताएं यानी कि इरेगुलरिटीज़ की बात की जा रही है, एक्चुअली में ये किसकी बात कर रहा है, तो सर ये सतह के रुखरापन की बात कर रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रफनेस कहते हैं। और मेरे मित्र यहाँ पे जो अनियमितता की बात की जा रही है उसको आप रुखरापन से रिलेट करके देखेंगे, और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर सतह रुखरा होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे घर्षण उत्पन्न होगा। 2 सतह के बीच में क्या होगा, रफनेस होगा, तो वहाँ पे क्या उत्पन्न होगा। तो आप कहेंगे सर किसी भी सतह का रफनेस ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, यानी कि घर्षण उत्पन्न करता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 2 सरफेस के बीच में जो घर्षण होता है वो सतह के क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि घर्षण जो है वो सतह के रुखरापन या फिर अनियमितताओं पे डिपेंड करता है, यानी कि रफनेस और इरेगुलरिटीज़ पे डिपेंड करता है। आप कहेंगे कैसे। भाई मेरे, जो सतह जितना ज़्यादा रुखरापन होगा, जिसमें जितना ज़्यादा अनियमितताएँ होगी, वहाँ पे घर्षण उतना ही ज़्यादा होगा, और जो सतह जितना कम रुखरापन होगा, यानी कि जिसमें जितनी कम अनियमितताएं होगी, वहाँ पे क्या होगा, तो सर वहाँ पे उतना ही घर्षण कम होगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 2 सतहों के बीच में जो घर्षण उत्पन्न होती है वो किस पे डिपेंड करता है, तो रुखरापन या फिर इरेगुलरिटीज़ पे डिपेंड करता है। अगर रुखरापन ज़्यादा है मतलब घर्षण भी ज़्यादा होगा, रुखरापन कम है मतलब घर्षण भी क्या होगा, कम होगा। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका फ्रिक्शन है, घर्षण है, ये क्या है, तो एक प्रकार का अपोजिटिंग फोर्स है, यानी कि विरोध करने वाला बल है। ये क्या करता है, तो हमेशा वस्तु के गति का विरोध करता है। मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका घर्षण बल है ये किस प्रकार का बल होता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि सर घर्षण तभी उत्पन्न होगा जब 2 वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आएगा, और जब घर्षण संपर्क में आने से उत्पन्न होगा तो सर हम ये भी कह सकते हैं कि घर्षण जो है वो संपर्क बल का उदाहरण है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि घर्षण एक अपोजिटिंग फोर्स है, विरोध करने वाला बल है, जो वस्तु के गति का विरोध तो करता ही है, साथ ही साथ घर्षण तभी उत्पन्न होगा जब 2 वस्तु संपर्क में आएंगे, और इसीलिए क्या कहेंगे कि घर्षण जो है वो संपर्क बल का भी उदाहरण होता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि घर्षण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा। पहला होता है स्थैतिक घर्षण। पहला कौन सा होता है, स्थैतिक घर्षण। और चला ध्यान में रखना, एकरे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। और दूसरा कौन सा होता है, तो सर दूसरा होता है सर्पी घर्षण। दूसरा कौन सा होता है, सर्पी घर्षण। और तीसरा आपका कौन सा होता है, तो तीसरा होता है आपका लोटनिक घर्षण। तीसरा कौन सा होता है, लोटनिक घर्षण। ध्यान में रखेंगे, सर्पी घर्षण को हम लोग इंग्लिश में कैनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, या इसी को हम लोग गतिक घर्षण भी कह देते हैं, ठीक है। और जो लोटनिक घर्षण होता है इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, घर्षण 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में तो आवेग भी दिया हुआ है। भाई मेरे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गुरुजी आवेग को हम लोग या तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और आवेग इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं FT होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु पे जो थोड़े समय के लिए बल लगती है, तो जो बल है और जितना समय के लिए बल लग रहा है दोनों को गुना कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या मिल जाता है, हमको आवेग मिल जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं।
आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तनाव भी है। तो मेरे मित्र, जब आप किसी स्ट्रिंग को खींचते हो तो खींचने की वजह से जो स्ट्रिंग में तनाव उत्पन्न होता है और वहाँ पे जो आपका बल उत्पन्न होता है उसी को क्या बोला जाता है? तनाव बल बोला जाता है। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन में तो बलाघूर्ण भी है, ये क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि बलाघूर्ण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगा करके उस वस्तु को किसी अक्ष के चारों ओर घुमाने की चेष्टा करते हैं। ध्यान देंगे कि जब किसी वस्तु पर हम कोई बल लगाते हैं और वो वस्तु आपका किसी अक्ष के चारों ओर घूमता है, तब क्या कहते हैं कि सर इस स्थिति में जो यहाँ पे बल लग रही है उसी को बलाघूर्ण बोला जाता है, यानी कि टॉर्क बोला जाता है। तो आप सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः यानी कि एक अक्ष के चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? बलाघूर्ण कहलाती है। क्या कहेंगे कि बल द्वारा एक पिंड को यानी कि वस्तु को एक अक्ष किसी एक्सिस के परितः यानी कि चारों ओर घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को क्या बोला जाता है? बलाघूर्ण बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग टॉर्क बोलते हैं। आप कहेंगे सर ये बताओ कि बलाघूर्ण के लिए फार्मूला क्या होता है? तो मेरे मित्र बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला होता है। बलाघूर्ण के लिए फार्मूला होता है बल इंटू बल बाहु, बल इंटू बल बाहु। ध्यान में रखेंगे बल बाहु क्या है? तो सर जिस भुजा पे आप बल लगा रहे हैं उसी को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? बल बाहु बोला जा रहा है। बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा होता है। ध्यान देंगे इंग्लिश में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सर फोर्स इंटू फोर्स आर्म, फोर्स इंटू फोर्स आर्म। मेरे मित्र आपके एग्जाम में बलाघूर्ण से ये फॉर्मूला तो नहीं पूछा जाता है, न ही इसका डेफिनेशन पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है? तो पूछा जाता है कि बलाघूर्ण का यूनिट क्या होता है। और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। भाई मेरे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला होता है बल इंटू बल बाहु। तो सर बल का फॉर्मूला क्या होगा? सॉरी, बल का यूनिट क्या होगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी न्यूटन होगा। अब बल बाहु है यानी कि जिस भुजा पे आप बल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भुजा की लंबाई की बात कर रहे हैं। और सर यहाँ पे जो आप लंबाई की बात करें तो लंबाई का यूनिट क्या होता है? आप कहेंगे सर मीटर होता है। तो भाई मेरे, बलाघूर्ण का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो आप सबों को परेशान नहीं होना है। जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बलाघूर्ण का यूनिट क्या होता है, आप कहेंगे न्यूटन मीटर। फॉर्मूला क्या होता है? तो बल इंटू बल बाहु या इंग्लिश में फोर्स इंटू फोर्स आर्म। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है 5, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 1। आप कहेंगे सर ये कैसे बनेगा? आसानी से बन जाएगा। मेरे मित्र पहले आप ये बताओ कि आपके शरीर में ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया के थ्रू होती है? आप सभी कहेंगे सर हम सबों को मालूम है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो श्वसन के प्रक्रिया के थ्रू होता है। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ये कितने टाइप का होता है? आप कहते हैं सर 2 टाइप का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? आप कहते हैं सर दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ऊर्जा उत्पादन के प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, तो आपके शरीर में जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ ग्लूकोज के रूप में होता है यानी कि C6H12O6 के रूप में होता है, ये क्या होता है? तो सर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होता है। और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होने के उपरांत आपको क्या मिलता है? तो ATP के रूप में ऊर्जा मिलता है। ध्यान दीजिएगा कि पहला स्टेप में क्या होता है, ये जो आपका ग्लूकोज है, जो आपका ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यानी कि एनारोबिक रिस्पायरेशन के दौरान किस में बदल जाता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पायरुवेट में बदल जाता है। और साथ ही साथ ATP ऊर्जा का निष्कासन करता है, यानी कि ATP के रूप में ऊर्जा का निष्कासन करता है। ध्यान देंगे कि जो आपका ग्लूकोज है ये पायरुवेट और ATP में कब बदलता है? तो आप कहते हैं सर ये जो प्रक्रिया होती है ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होती है, यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये जो पायरुवेट है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये जो पायरुवेट है ये एनिमल कोशिकाओं में यानी कि हमारे मांसपेशीय कोशिकाओं में किस में बदल जाता है? तो आप कहते हैं सर लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? तो सर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और साथ ही साथ ये जो आपका पायरुवेट है ये ईस्ट में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में किस में बदल जाता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है।
मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जो आपका पायरुवेट होता है इसके लिए फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसके लिए हम लोग फार्मूला C3H4O3 लिखते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो आपका ग्लूकोज है ये C3H4O3 जिसको हम लोग पायरुवेट बोलते हैं उसमें बदल जाता है, और यही पायरुवेट जो है ऑक्सीजन के अब्सेंस में हम लोगों के शरीर में या फिर एनिमल के कोशिका में किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और लैक्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसका फार्मूला होता है C3H6O3। क्या होता है इसका फार्मूला, C3H6O3। और ईस्ट में ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये पायरुवेट किस में बदल जाता है, तो आप कहते हैं सर इथेनॉल, यानी कि C2H5OH, और साथ ही किस में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में आपके मांसपेशीय कोशिका में या फिर किसी और एनिमल के मांसपेशीय कोशिका में ये जो आपका 6 कार्बन अणु वाला ग्लूकोज होता है वो कितने कार्बन अणु में बदल जाता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब ऑक्सीजन के अब्सेंस में एनिमल कोशिका में ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आपने C3H6O3 लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में हमारे मांसपेशीय कोशिका में जो 6 कार्बन अणु वाला ग्लूकोज होता है वो 3 कार्बन अणु वाले लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो भाई मेरे यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर जिस ऑप्शन में 3 होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 3 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आपका ग्लूकोज पायरुवेट और एटीपी में चेंज हो जा रहा है, तो कितना एटीपी में चेंज होता है, तो आप सभी याद रखना 2 एटीपी में चेंज हो जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में जो आपका ग्लूकोज पायरुवेट और 2 एटीपी में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। और चला आप सभी ध्यान में रखना कि ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो आप सभी कहेंगे कि सर ये प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव में होती है। और ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में यही आपका पायरुवेट जो है इसका क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे सर पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमको क्या मिलता है, तो 38 एटीपी ऊर्जा मिलता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि जो आपका ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है उसमें ग्लूकोज का क्या होता है, आंशिक रूप से विखंडन होता है, जबकि ऑक्सीजन के उपस्थिति में यही पायरुवेट जो है आपका इसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से विघटन हो जाता है। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तब जाकर के आपको क्या मिलती है, तो सर तब जाकर के हमको ऊर्जा का ज़्यादा मात्रा मिलता है। कितना, तो आप सभी कहते हैं सर 38 एटीपी मिलता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 1, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 0। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो मजाक कर रहा है, कैसे, तो हम सबों को मालूम है कि अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण है तो वो हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वो हमारा स्टेबल परमाणु होगा। क्या होगा, स्टेबल एटम होगा। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण हो जाती है तो ना तो उसको किसी को इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है और ना ही किसी से उसको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती है। और हम सबों को मालूम है कि वैसे परमाणु जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है वो आपका क्या कहलाता है, आप कहते हैं सर अक्रिय गैस तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्रिय गैस तत्व कहलाता है। और जितने भी अक्रिय गैस तत्व होते हैं इन सभी के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, पूर्ण होती है। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होगी तो ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से लेगा। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी अक्रिय गैस तत्व होंगे उनकी संयोजकता क्या होगी। आप कहेंगे सर जब ना ही तो देगा ना लेगा लेकर संयोजकता तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी परमाणु जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण हो जाती है उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जितने भी अक्रिय गैस तत्व आपके पास आवर्त सारणी के वर्ग 18 में हैं उन सभी की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, तो सर 0 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, कुछ टीचर आपको ये भी बताते चलते हैं कि अक्रिय गैस की संयोजकता ये होती है, तो आप सीधे क्या करेंगे,
तो सर सीधे ये बड़ा वाला कट का निशान लगा देंगे कि आप गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जितने भी अक्रिय गैस तत्व होते हैं उसकी संयोजकता 0 होती है, 0 छोड़ करके और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो सर इस भ्रम में नहीं रहेंगे कि अक्रिय गैस तत्व की भी संयोजकता कुछ होती है, या कोई भी परमाणु जिसका बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन से फुलफिल हो गया है उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है सल्फर, चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि जो हैलोजन वर्ग के तत्व होते हैं या जो हैलो ग्रुप के तत्व होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं। तो गुरुजी इन सभी की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, यानी कि ये सब के सब क्या होते हैं, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि हैलोजन तत्व कौन कौन से हैं। आप कहते हैं सर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, हैलो ग्रुप एलिमेंट कहलाते हैं या फिर हैलोजन कहलाते हैं। और इन सभी की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, आप कहेंगे सर ज़्यादा होती है। तो आप अपने ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सा तत्व हैलो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। आप क्या कहेंगे कि सर पहले ऑप्शन में दिया हुआ है एल्यूमिनियम, ये क्या होगा सर, कैंसिल हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है क्लोरीन, और आपने बताया है कि क्लोरीन क्या है, हैलो ग्रुप के एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, तो सर हमारे ऑप्शन में जितने भी तत्व दिए गए हैं उससे ज़्यादा होगी। तो आप बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार डैश, ऑप्शन दिया हुआ है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा ऑप्शन है पहले बढ़ता है और फिर घटता है, चौथा ऑप्शन है समान रहता है। आप कहेंगे सर ये कैसे बनेगा। मेरे मित्र आसानी से बन जाएगा। भाई मेरे आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि सोडियम से क्लोरीन की ओर अगर आप आवर्त सारणी में जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो आपका सोडियम तत्व की बात की जा रही है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाएंगे, तो आप ये बताओ कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। आप कहेंगे सर 17 होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें तत्वों को कैसे सजाया गया। तो आप कहेंगे सर बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान मत कहना सर, गलत हो जाएगा। मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था उसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था, जबकि जो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहेंगे मोसले के द्वारा दिया गया। आवर्त सारणी को किसने बनाया सबसे पहले, आप कहेंगे मेंडलीफ ने बनाया। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जब आप आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम से क्लोरीन की ओर जाएंगे तो आपको 12 परमाणु संख्या वाला भी तत्व मिलेगा, साथ ही साथ 13 वाला भी मिलेगा, 14 वाला भी मिलेगा, 15 वाला भी मिलेगा और 16 वाला भी मिलेगा। ध्यान देंगे कि 12 परमाणु संख्या क्या होता है, मैग्नीशियम, 13 वाला एल्यूमिनियम, 14 वाला क्या होगा सिलिकॉन, 15 वाला फास्फोरस और 16 वाला क्या होगा सल्फर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्वेश्चन में जो जिक्र करा जा रहा है कि जब हम सोडियम से क्लोरीन की ओर जाएंगे तो इस क्रम में आपको कौन कौन सा तत्व मिलेगा। आप कहेंगे कि गुरुजी पहला तो सोडियम मिल जाएगा, दूसरा मैग्नीशियम मिल जाएगा, तीसरा एल्यूमिनियम मिल जाएगा, चौथा सिलिकॉन, फिर क्या मिलेगा तो सर फास्फोरस, फिर क्या मिलेगा सल्फर और फिर क्या मिलेगा क्लोरीन मिल जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ये सभी तत्व आपके आवर्त सारणी के किस आवर्त में पाए जाते हैं, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो जाएगा, इसका 282 हो जाएगा, इसका 283 हो जाएगा, इसका 284 हो जाएगा, इसका 285 हो जाएगा और इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 286 और इसका तो आप कहेंगे सर 287। मतलब क्या हुआ, इन सभी तत्व के परमाणु में 3 ही कक्षा हैं, दैट्स वाई ये सब के सब आपके आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में पाया जाएगा। और मेरे मित्र क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या कहा जा रहा है कि अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे का है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाएंगे, सब कहाँ पे है तो सर आवर्त 3 में है। तो सोडियम से क्लोरीन की ओर जाएंगे मतलब क्या कि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, तो पूछा जा रहा है परमाणु आकार क्या होगा। मैंने आपको पीछे के सेशन में आवर्तों की विशेषता बताया है और क्या बताया था कि अगर हम आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, आप कहते हैं सर घटता है। क्या होता है, घटता है।
तो ज़रा सा आप बताओ कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार घट जाएगा, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग कैसा होता है? ऑप्शन दिया हुआ है स्लेटी, दूसरा ऑप्शन है काला, तीसरा ऑप्शन है नीला, चौथा ऑप्शन है सफ़ेद। बताइए ना बनेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो जो बनने वाला अवक्षेप होता है उसका रंग कैसा होता है? मेरे मित्र, इसको आप ऐसे समझेंगे कि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? आप कहते हैं सर एकरे हम लोग लाइम वाटर कहते हैं, चूने का पानी कहते हैं, और इसका उपयोग घर के पुताई करने में किया जाता है। और आप ये बताओ कि जब आप घर का पुताई करते हो तो क्या उस दिन आपको घर में चमक दिखाई पड़ती है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, ये चमक तो 1-2 दिन बाद आता है। कैसे? तो सर ये जो हम घर में पुताई करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी से, ये क्या करता है कि वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है, और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब जाकर के ये हमारे घर के दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत बना लेता है, जो कि क्या है? तो सर इस अभिक्रिया का अवक्षेप है, और वही पतला परत आपको कैसा दिखाई पड़ता है? तो सर सफ़ेद चमकीला दिखाई पड़ता है, और हम लोग दूर से ही समझ जाते हैं कि ये घर में 2-3 दिन पहले चूने का पुताई हुआ है। मतलब ये हुआ कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाएगी या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाएगा, प्रवाहित किया जाएगा, देन ये क्या फॉर्म करेगा? आप कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप फॉर्म करेगा, और साथ ही क्या रिलीज होगा? तो सर वाटर रिलीज होगा, और ये जो अवक्षेप होगा ये कैसा दिखाई पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर ये सफ़ेद और चमकीला दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा? सफ़ेद और चमकीला दिखाई पड़ेगा। तो बताओ सर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब आप लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलेगा, और ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या है? अवक्षेप है, और इसका रंग कैसा होता है? तो सर सफ़ेद चमकीला होता है। आप कहेंगे कि सर आपने बताया कि घरों में जब हम पुताई करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का पतला परत बना लेता है, तो ये जो यहाँ पे वाटर बन रहा है सर वो कहाँ पे चला जाता है? भाई मेरे ये वाटर जो है वो वातावरण में उड़ जाता है। कैसे? तो वाष्प बन करके। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है? तो सर अवक्षेप बन रहा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हेन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड देन दिस रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये जो एग्जाम्पल है ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और साथ ही चला आप ये भी ध्यान में रखेंगे क्या कि ये जो आपका रिएक्शन है ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी उदाहरण है। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी उदाहरण है, यानी कि उभय विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो आप सभी इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच जो अभिक्रिया होती है, चूंकि इसमें अवक्षेप बनता है तो अवक्षेपण अभिक्रिया तो है ही है, साथ ही ये क्या है? तो उभय विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी उदाहरण है। ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति डैश होगी, जबकि जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी शक्ति पूछा जाए या फिर औसत शक्ति पूछा जाए? क्योंकि क्वेश्चन में वस्तु को ऊपर उठाया जा रहा है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा के दर के बराबर क्या होगी? शक्ति होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे क्वेश्चन में जो
एवरेज पावर यानी कि औसत शक्ति की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन में चूंकि वस्तु को ऊपर उठाया जा रहा है इसीलिए यहाँ पे औसत शक्ति क्या होगा, तो स्थितिज ऊर्जा के दर के बराबर होगा। स्थितिज ऊर्जा के दर के बराबर मतलब क्या हुआ, तो सर फिजिक्स में अगर हम लोग दर की बात करते हैं तो सर जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला mgh अब बटा टाइम कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, स्थितिज ऊर्जा के दर को बताएगा। और एक क्या कहेंगे, तो सर क्वेश्चन के हिसाब से औसत शक्ति कहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में आपका वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो सर वस्तु का द्रव्यमान 80 kg दिया हुआ है। कितना ऊंचाई तक उठाया जा रहा है, 40 मीटर तक। सर कितना समय सर लग रहा है उठाने में, 50 सेकेंड का समय लग रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, औसत शक्ति कितना होगा, जबकि जी का वैल्यू हमको कितना लेना है, तो सर क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब आप इस फार्मूला में ये सारा वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे कैसे, तो आप मास के जगह 80 को रखिए और जी के जगह 10 रखिए, ऊंचाई के जगह सर 40 मीटर रखिए और बटा क्या कर देंगे, तो सर समय दिया है 50 सेकेंड तो बटा 50 कर देंगे। ये जीरो एक साथ सेटल हो जाएगा। सर 5 दूना 10 होता है, 80 दूना 160 होता है, 16 चौका 64 होता है, मतलब ये हो जाएगा 640 जूल पर सेकेंड। चला ध्यान में रखना, जूल पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है, वाट बोला जाता है। और वाट किसका यूनिट होता है, सर शक्ति का होता है। और साथ ही साथ जूल पर सेकेंड भी किसका यूनिट होता है, तो सर शक्ति का ही होता है। तो आप देख लो कि आपके किस ऑप्शन में 640 जूल पर सेकेंड दिया हुआ है। आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो सही आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। ऑप्शन दिया हुआ है 80 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 4 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 8 मीटर, चौथा ऑप्शन है 0.8 मीटर। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर रेलवे वालों ने गलत बताया है। आप कहेंगे सर कैसे गलत बताया है, तो पहले मैं आपको अपने हिसाब से बना करके समझाता हूं, फिर रेलवे के तरीके से बताऊंगा। ध्यान देंगे, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की, मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे जिस लड़की की बात की जा रही है, जिस लड़की की बात की जा रही है उसका भार कितना दिया हुआ है, तो सर भार 40 न्यूटन दिया हुआ है। फिर क्या कहा जा रहा है कि 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है, यानी कि इस लड़की की जो पावर है, शक्ति है, वो कितना है, 160 वाट है। और ये कितना सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो सर 20 सेकेंड तक ये रस्सी पर चढ़ती है। और हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 20 सेकेंड तक जब ये 160 वाट की शक्ति से किसी रस्सी पर चढ़ेगी तो ये कितना ऊंचाई कवर करेगी। आपसे यही चीज़ पूछा जा रहा है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि यहाँ पे भार दिया हुआ है और साथ ही साथ क्वेश्चन में डाटा में 40 न्यूटन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको द्रव्यमान तो नहीं मानेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि भार का भी यूनिट क्या होता है, तो सर न्यूटन ही होता है। और भार का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर mg होता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब यहाँ पे लड़की किसी रस्सी पे चढ़ रही है तो जाहिर सी बात है ऊंचाई का जिक्र किया जा रहा है, और ऊंचाई पे चढ़ रही है तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर फिर से यहाँ पे जो शक्ति होगा वो स्थितिज ऊर्जा के दर के बराबर होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और आप सभी क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू डाटा हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो शक्ति होगा लड़की का वो किसके बराबर होगा, तो स्थितिज ऊर्जा में दर के बराबर होगा, यानी कि mgh/t के बराबर होगा। बिल्कुल सही है सर। लड़की की शक्ति कितनी है, 160, और साथ ही लड़की का जो भार है वो कितना है, तो सर भार है 40 न्यूटन। भार का फॉर्मूला mg, यहाँ पे जो आपका mg है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं ये भी भार को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस mg के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो सर 40 लिख सकते हैं। और हमको क्या निकालना है, h निकालना है, बटा टाइम कितना है, तो सर 20 सेकेंड है। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो और ये जीरो सेटल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर 2 2 जा 4 हो जाएगा। 160 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h। और सही आंसर आपका कितना होगा, तो सर 80 मीटर होगा। यानी कि लड़की जब 160 वाट के शक्ति का उपयोग करके 20 सेकंड तक रस्सी पे चढ़ेगी तो वो कितना ऊंचाई कवर करेगी, 80 मीटर की ऊंचाई कवर करेगी। लेकिन रेलवे वालों ने इस क्वेश्चन का आंसर कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। आप कहेंगे सर कैसे दिया है, तो रेलवे वालों ने क्या करा है कि लड़की के भार को यहाँ पे द्रव्यमान मान लिया है, जबकि कहीं से भी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे केजी रहता, यूनिट अगर यहाँ पे केजी रहता, तब हम कहते कि सर अमूमन भार और द्रव्यमान को लोग बोलचाल के भाषा में एक साथ बोल देता है, लेकिन यूनिट से हम लोग पता लगा लेते हैं कि भार की बात की जा रही है या फिर द्रव्यमान की बात की जा रही है।
लेकिन क्वेश्चन में भार भी बोला जा रहा है और जो भार दिया हुआ है वो न्यूटन में दिया हुआ है, तो हम कैसे मान लें कि ये द्रव्यमान होगा? द्रव्यमान मानना तो गलत हो जाएगा। और जब आप द्रव्यमान मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 8 मीटर आएगा। आप कहेंगे कैसे? तो सर देखिए, रेलवे के तरफ से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रेलवे ने m इक्वल टू कितना मान लिया है? 40 kg मान लिया। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे रेलवे लिख दे रहा हूँ ताकि आप सभी कंफ्यूज ना हो। रेलवे ने m इक्वल टू कितना माना है? 40 kg माना है। g का वैल्यू कितना होगा? तो सर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने मन से ले लिया है, जबकि g के वैल्यू का जिक्र क्वेश्चन में नहीं किया गया है। साथ ही ध्यान देंगे कि आपसे ऊंचाई पूछा जा रहा है, जबकि समय कितना है? तो सर 20 सेकेंड है। और ध्यान दीजिएगा कि पावर कितना है? तो सर पावर 160 वाट है। फॉर्मूला तो यही लगेगा, फॉर्मूला में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। आप क्या कहेंगे कि सर 160 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर रेलवे के अनुसार जब रेलवे लड़की का द्रव्यमान 40 kg मान रहा है तो 40 × 10 × h अब बटा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये जीरो इसके साथ सेटल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 20 दूना 40 हो जाएगा। अब ये क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 160 इक्वल टू 20 × h हो जाएगा। अब ये 20 अट्ठे क्या हो जाएगा? 60 से, यानी कि 160, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आप डिसाइड करो, आपने पढ़ा है, पढ़े लिखे लोग हो, ये सही होगा या ये सही होगा? आप कहेंगे सर ये सही होगा, क्योंकि भार की बात की जा रही है और यहाँ पे यूनिट भी दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं लड़की कितना ऊंचाई कवर करेगी? 80 मीटर की ऊंचाई कवर करेगी। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन नंबर ए होगा। मेरे मित्र, मैंने आपको ये दोनों सॉल्यूशन इसलिए बताया ताकि जब तक आपको कंसेप्ट मालूम नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन के लिए फाइट भी नहीं कर सकते हो। तो रेलवे इस तरह के क्वेश्चन में गलती करता है, तो आप सभी इसका ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास बेहतर कंसेप्ट होगा तो आप अलबलाएंगे नहीं, और अगर बेहतर कंसेप्ट नहीं होगा तो अलबलाना लाजमी है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक और बड़ा, दूसरा ऑप्शन है आभासी लेकिन धुंधला, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक लेकिन उल्टा, चौथा ऑप्शन है आभासी और बड़ा। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करता है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोगों को दांत में कोई प्रॉब्लम होगा तभी हम लोग डेंटिस्ट के पास जाएंगे, और दांत में अगर मान लो छोटा सा होल हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंटल कैविटीज़ कहते हैं। अब ये डेंटल कैविटीज़ में बैक्टीरिया आया है या नहीं आया है, इस चीज़ को देखने के लिए क्या करना होगा? तो सर वो जो कैविटी छोटा सा है उसको हमको बड़ा करके देखना होगा। तो डेंटिस्ट क्या करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करके उस छोटे कैविटी को बड़ा करके देखता है, ताकि वो वहाँ पे ये समझ पाता है कि आपका जो कैविटीज़ है उसमें बैक्टीरिया बना है नहीं बना है, क्या इशू है। मतलब साफ है कि आप सबों को मालूम है कि जो आपका अवतल दर्पण होता है ये कहीं ना कहीं क्या करता है? तो सर एक स्थिति में वस्तु का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है। कब? जब वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तब जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, और जब पीछे बनता है वो क्या होता है? तो आप कहते हैं सर बड़ा होता है। तो डेंटिस्ट क्या कर लेता है? सर आपके दांत में जो कैविटी होता है उसको वो आभासी रूप से बड़ा करके देखना चाहता है, और इसके लिए वो किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है, तो आप कहेंगे आभासी और बड़ा होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आपका कॉनकेव मिरर है इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ डेंटल के द्वारा ही नहीं किया जाता, डेंटिस्ट के द्वारा ही नहीं किया जाता, और भी डॉक्टर के द्वारा भी किया जाता है। आप कहेंगे कौन कौन सा डॉक्टर सर? तो ENT यानी कि ईयर, नोज और थ्रोट के जो विशेषज्ञ होते हैं उसके द्वारा भी कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं यानी कि जो आँखों के डॉक्टर होते हैं उसके द्वारा भी किसका उपयोग किया जाता है? तो सर कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ जो आपका डेंटिस्ट होता है वो तो उपयोग करता ही करता है। और ध्यान में रखेंगे कि इस डॉक्टर को छोड़ करके और भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? तो सर शेविंग मिरर के रूप में यूज होता है। शेविंग मिरर समझ रहे हैं ना? दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है सर, वो इंग्लिश में हम लोग शेविंग मिरर कहते हैं। और कहाँ पे यूज होता है? तो सर सौर भट्ठी में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अच्छा, और कहाँ पे यूज़ किया जाता है? आप कहेंगे सर गाड़ियों के हेडलाइट में भी किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका कॉनकेव मिरर है इसका उपयोग ईयर, नोज, थ्रोट यानी कि
कान, नाक, गला रोग विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है, आंखों के विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है, दांतों के विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है। किस लिए? तो सर अवतल दर्पण जो है वो वस्तु का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है, सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है, सौर भट्टी के रूप में किया जाता है, हेडलाइट के रूप में। किसके हेडलाइट? तो सर गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? बताइए। ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये कोई वस्तु है और यह वस्तु पर 10 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है और साथ ही 5 न्यूटन का बल जो है वो इसी डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, यानी कि FR कितना होगा। ध्यान में रखिएगा, रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग FR से रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्या कहेंगे कि सर FR इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2। F1 कितना है? आप कहेंगे 10 न्यूटन। F2 कितना है? 5 न्यूटन। तो आप बताओ कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 15 न्यूटन। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब दो बल या दो से ज़्यादा बल एक ही दिशा में आरोपित हो रहा हो तब जो वहाँ पे आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? तो सर जितना भी बल एक दिशा में लग रहा है उन सभी के योग के बराबर हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो बल सेम डायरेक्शन में लग रहा था, अगर बल यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लगे, जैसे मान लेते हैं कि 15 न्यूटन का फोर्स आपका इधर लग रहा है और 20 न्यूटन का फोर्स क्या हो रहा है? तो सर इधर लग रहा है। दोनों ही फोर्स का डायरेक्शन क्या है? तो सर अलग अलग है। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? तो मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब बल सेम डायरेक्शन में लगेगा तो क्या करेंगे? जितना बल लग रहा है सबको जोड़ देंगे, और जब बल आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला आपका बल का मैग्नीट्यूड होगा उसमें से छोटा वाले बल के मैग्नीट्यूड को घटा लेंगे। मतलब ये हुआ कि जब दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा होगा तब जो बड़ा बल होगा उसमें से छोटा बल को घटा लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा, यानी कि परिणामी बल निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताइए। ना बनेगा? मैंने आपको कई बार संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप सबों के ऊपर छोड़ता हूँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 0.05, दूसरा ऑप्शन है 0.3, तीसरा ऑप्शन है 0.1, चौथा ऑप्शन है 2। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी रेलवे वालों ने गलत दिया है और आप सबों को अगर कंसेप्ट नहीं रहेगा तो रेलवे आपको ऐसे ही परेशान करते रहेगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी आवर्धन के लिए फॉर्मूला होता है m = -v/u। क्या फॉर्मूला होता है? m = -v/u। v क्या है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी v जो है ये प्रतिबिंब दूरी है और u क्या है? तो आप सभी कहते हैं सर u जो है वो वस्तु दूरी है। क्या है? वस्तु दूरी। आप कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में वस्तु दूरी तो दिया हुआ है लेकिन प्रतिबिंब दूरी नहीं दिया हुआ है। तो भाई मेरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रतिबिंब दूरी हम लोग निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है कि जो उत्तल दर्पण है, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है यानी कि उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? तो सर 5 सेंटीमीटर है। तो सर ये बताओ कि इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी F = होता है R/2, वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो 5/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और साथ ही आपके क्वेश्चन में फिर क्या कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखा गया है, यानी कि वस्तु दूरी जो है वो कितना है? तो सर 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप 10 सेंटीमीटर ना लिखेंगे, काहे? तो उत्तल दर्पण में जो वस्तु दूरी होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है, जबकि प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? सर धनात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही क्या होती है? तो सर धनात्मक होती है। चिन्ह परिपाटी वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, इसलिए परेशान नहीं होना है। तो आप सब यहाँ पे u = क्या लिखेंगे? -10 सेंटीमीटर लिखेंगे।
चला ध्यान देना कि यहाँ पे आपको F पता है, U पता है, तो क्या आप भी नहीं निकाल सकते हैं? आप कहेंगे सर आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तो आप सबों को मालूम होना चाहिए कि दर्पण सूत्र क्या कहता है। दर्पण सूत्र क्या कहता है गुरुजी? दर्पण सूत्र कहता है कि 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u होता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर आप प्रतिबिंब दूरी निकालना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ध्यान देंगे सर, आपके क्वेश्चन में फोकस दूरी दिया हुआ है, वस्तु दूरी दिया हुआ है, तो प्रतिबिंब दूरी हमको निकालना है। क्या कहेंगे कि गुरुजी 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f, यानी कि f कितना है आपका 2.5, और साथ ही क्या होगा सर माइनस, और क्या होगा तो सर 1/ यहाँ पे u होगा, तो u कितना है -10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -10। भाई मेरे जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा सर 10 हो जाएगा, और इसको हम 10/25, ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो सर क्या हो जाएगा 1/10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर 25 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 50, 25 दूना 50 होता है, 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 पचे 50 होता है, 1 पचे 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/50। ये क्या हो जाएगा सर 1/2, यानी कि 1/v इक्वल टू क्या हो गया? तो सर 1/2 हो गया। अच्छा v इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर v इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब आप यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी निकाल लिए हैं और वस्तु दूरी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या आप आवर्धन नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे आवर्धन इक्वल टू फार्मूला m इक्वल टू माइनस v/u लिखा है। भाई मेरे ध्यान देना यहाँ पे कि आवर्धन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर प्रतिबिंब दूरी 2 सेंटीमीटर आया है, लीजिए हम यहाँ पे माइनस साइन रखते हैं और 2 रखते हैं, अब बटा क्या करेंगे? तो सर यहाँ पे -10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम -10 लिखेंगे। आप कहेंगे ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया? तो सर 2 5 10, 1/5, 1/5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सर जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आवर्धन 0.2 होगा। जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आवर्धन कितना होगा? 0.2 होगा। लेकिन रेलवे ने इस क्वेश्चन का आंसर कितना दिया हुआ है? 0.3 दिया हुआ है। अब आप बताओ कि आपको कहाँ से इसमें 0.3 वैल्यू आएगा? आप कहेंगे सर कहीं से भी नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हम लोग ऑप्टिक्स में आएंगे और उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चिन्ह परिपाटी के नियम को फॉलो करना अत्यंत ही आवश्यक है। और इस नियम के हिसाब से यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन के लिए आवर्धन कितना होगा? तो सर 0.2 हो जाएगा। तो आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे और आपके ऑप्शन बी में जो 0.3 दिया हुआ है इसको आप सुधार करके क्या लिखेंगे? तो सर ऑप्शन बी को सुधार करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि बी को सुधार कर क्या लिखना है सर? तो 0.3 के जगह क्या लिखेंगे? 0.2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0.2 लिखेंगे। अब बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा? भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑप्शन बी को जब आप सुधार करके 0.3 को काट करके 0.2 लिखेंगे तो आपका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर 0.2 हो जाएगा। चूँकि ये क्वेश्चन आपका एज इट इज शिफ्ट वाइज मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, इसलिए मैंने छेड़छाड़ नहीं करा, बस सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे मिस्टेक होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 3 बिलियन x, y और z के pH मान क्रमशः 2, 11 और 7 हैं, उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 3 बिलियन है x, y और z, और इसका जो pH वैल्यू है वो x का pH वैल्यू है 2, जबकि y का pH वैल्यू है 11 और z का pH वैल्यू है 7। आपको बोला जा रहा है कि इस तीनों ही बिलियन को H+ आयन के सांद्रता के आधार पर अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम बोले तो सर घटते क्रम में सजाना है, और घटते क्रम में क्या होगा? तो सर हम लोग बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे। मेरे मित्र जरा सा आप ये बताओ, ये जो आपका x बिलियन है इसका pH वैल्यू कितना है? सर 2 है। तो सर जिसका pH वैल्यू 7 से जितना कम होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है? सर उतनी ज़्यादा होती है। तो सर सबसे बड़ा कौन होगा? तो सर x वाला होगा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका y है, y का pH वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो गुरुजी 11 दिया हुआ है। इसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है, मतलब क्या? ये तो आपका बेस की ओर जा रहा है, यानी कि इसमें OH- आयन की सांद्रता होगी।
जबकि जो आपका Z है इसका pH वैल्यू कितना है सर 7 है, तो सर 11 से पहले क्या आएगा सर 7, लेकिन ये क्या होगा उदासीन होगा। चूंकि हमसे अवरोही क्रम में पूछा जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सर हम लोग यहाँ पे पहले x को रखेंगे। क्यों? क्योंकि अवरोही क्रम में हम लोग बड़ा से छोटा की ओर जाते हैं, मतलब ये होता है इसका घटते क्रम। तो सर सबसे ज्यादा H+ आयन की सांद्रता जिसका pH वैल्यू 2 होगा उसमें होगा, और उसके बाद हम लोग उदासीन विलयन की बात करेंगे तो किसको रखेंगे, Z को रखेंगे, और फिर क्वेश्चन के अनुसार हम किसको रखेंगे तो सर Y को रखेंगे। और सही आंसर आपका क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है। बताइए, न बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है, और जीन क्या है तो अनुवांशिकता की इकाई है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन में तो क्रोमोजोम भी दिया हुआ है। भाई मेरे इसी को हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। और आप कहेंगे सर ऑप्शन में केंद्रक भी दिया हुआ है। भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका कोशिका होता है उसके केंद्र में क्या होता है तो सर केंद्रक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और किसी भी कोशिका का जो केंद्रक होता है उस कोशिका में होने वाले सभी प्रक्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन कहलाता है? आप कहेंगे सर केंद्रक कहलाता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो नाभिक भी दिया हुआ है। तो भाई मेरे बायोलॉजी में नाभिक का जिक्र नहीं होता है, केंद्रक का जिक्र होता है। जबकि नाभिक जो है वो कहाँ पे जिक्र किया जाता है, केमिस्ट्री में। और किसी भी परमाणु के बीच में कौन रहता है? आप कहते हैं सर नाभिक रहता है। और ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने करा, आप कहेंगे रदरफोर्ड ने करा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन परमाणु के बारे में कार्बन 612 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ऑप्शन है इसमें 12 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा ऑप्शन है इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। और चौथा ऑप्शन है इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब आप कार्बन 612 लिखते हो इससे आप क्या समझते हो? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो 6 लिखल है यह क्या है तो ये परमाणु संख्या केकर तक कार्बन के। अच्छा ये बताओ सर कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? आप कहेंगे सर परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। और हम लोग क्या कहेंगे अपने कंसेप्ट के बेस पे कि सर यहाँ पे जो कार्बन का परमाणु संख्या 6 दिया हुआ है ये बता रहा है कि कार्बन में टोटल प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है सर? 6 है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास कितना है तो सर 12 है। आप क्या कहते हो कि गुरुजी एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं और A = P+N होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग को हम लोग क्या कहते हैं तो सर उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। आप कह रहे हो सर प्रोटॉन की संख्या इसमें 6 है, तो आप ये बताओ कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 - 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो कार्बन 612 लिखा हुआ है, कार्बन 612 लिखा हुआ है, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? तो आप कहेंगे सर इससे हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि कार्बन 612 में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। कितना होती है तो सर 6 गो प्रोटॉन होता है और 6 गो न्यूट्रॉन होता है। तो आप बताओ सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।